हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 331 दिया हुआ है आपको, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में। ठीक है, आपकी मान लो कि पृथ्वी है और पृथ्वी पे आपकी जो रेखाएँ दी है, ये रेखाएँ इनके बीच की जो दूरी होती है ये भी आपकी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। और आपकी जो पृथ्वी है ये 1 डिग्री इस रेखा से इस रेखा तक आने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि 4 मिनट में वो 111 किलोमीटर की दूरी तय करती है आपकी। तो ध्यान रखना, जो पृथ्वी है उसको 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का। और इनके बीच के जो गैप है वो भी आपकी 1 डिग्री के बराबर ही होती है। ठीक है, और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 111 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी आपका 111 किलोमीटर जो है वो 4 मिनट में तय कर लेती है। ठीक है, तो 1 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 111 किलोमीटर होती है। और 2 देशांतर के बीच की दूरी आपकी 1 डिग्री कहलाती है। और पृथ्वी आपकी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 332 दिया हुआ है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। तो जिप्सम से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, जिप्सम से बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। पर अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ बहुत कम हो गया है। आप देख सकते हो कि जो आपका मानव के द्वारा निर्मित प्लास्टिक है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई एक पट्टी आती है, वो पट्टी को आप पानी में गीला करके लगा दोगे तो वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही काम करेगी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 333 दिया हुआ है आपको, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछलियों के आपके गलफड़े होते हैं, उनकी सहायता से मछलियाँ क्या करती है, सांस लेती है। जैसे मनुष्य हमारी नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं, वैसे ही मछलियाँ आपकी गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। ठीक है, उनके कोई नाक नहीं होता जिससे वो सांस ले, तो उनके क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं, गिल्स बोलते हैं इन्हें। इनकी वजह से आपकी मछलियाँ जो है पानी के अंदर सांस ले पाती है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 334, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं पौधे जब भोजन बनाते हैं आपका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये जो क्रिया होती है ये आपकी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में आपका भोजन बना रहे पौधे, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसमें आपका जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं और आपकी जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करते हैं। जो पौधे होते हैं ये हम मनुष्यों के जस्ट विपरीत कार्य करते हैं। ये आपका ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। हम जो मनुष्य है हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं। तो पौधे और हम दोनों के बीच में बहुत ही विपरीत क्रिया होती है बिल्कुल। और रात के समय में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इसका जस्ट उल्टा है कि मानव की तरह कार्य करते हैं। वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो इसीलिए आप किसी पौधे के नीचे सोने के लिए इसीलिए मना किया जाता है आपसे कि आप किसी पौधे के नीचे सोओगे तो आपको घबराहट होने लगेगी। घबराहट क्यों होने लगेगी, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो उस टाइम पे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। वो जस्ट उल्टा कार्य करते हैं, वो दिन के बजाय रात में। रात में क्या करते हैं, जो कुछ पौधे होते हैं जैसे कि पीपल हो गया, बरगद हो गया, आपका नीम का पौधा हो गया, ये पौधे आपके दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं पर रात में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ये पौधे। इसलिए आपको इन पौधों के नीचे सोने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और CO2 की मात्रा बढ़ती है। तो वहाँ आपको घबराहट होती है ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण। इसलिए बहुत सी अफवाहें भी होती है कि इन पेड़ों में कुछ चुड़ैलों का साया होता है, इस वजह से नीचे नहीं सोना चाहिए। वो उसका जो रीज़न है वो यही है कि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं रात को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो जो आप पेड़ पौधों के नीचे सोओगे तो वहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी, तो आपको वहीं घबराहट होने लग जाएगी और आपकी जान भी जा सकती है रात में। इसलिए आपको पेड़ के नीचे रात में सोना नहीं चाहिए। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 335, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा बनाई जाती है। तो अपकेंद्री बल के द्वारा बनाई जाती है। यानी कि दूध से जब आप क्रीम निकालते हो या फिर दही फेंटते हो, तो जब आप दूध एक अपने पास पात्र होता है उसको हम घुमाते हैं तो दूध आपका दीवारों पर, सतह पर जमने लगता है। तो ये जो क्रिया होती है आपकी अपकेंद्री बल कहलाती है। ठीक है, अपकेंद्री बल के द्वारा आपका दूध से क्रीम निकल जाती है और दही पनीर जो भी बनाते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसे अपकेंद्री बल लगता है आपका वहाँ पे दूध से क्रीम निकालते हैं तब। ठीक है, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 336,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। आरबीआई बोलते हैं इसे। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी आपकी मुंबई में, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय वो मुंबई में स्थित है। इसका शॉर्ट फॉर्म है आरबीआई। इसका जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में हुई थी, और 1949 में ये नेशनलाइज्ड हुई थी। ठीक है, नेशनलाइज्ड हुई थी ये बैंक, और बैंकों का बैंक भी इसी बैंक को कहा जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंकों का बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होती है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। इसका जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 को किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बैंकों का बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 337, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को आपका सीमांत गांधी की संज्ञा दी गई है। सीमांत गांधी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार मैंने देखा है इसे, और कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। अगला दिया हुआ 338, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड है आपका, नाम से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे घास होगी, पर यहाँ पे आपकी बर्फ़ होती है। ठीक है, और एक होता है आपका आइसलैंड। आइसलैंड आपको नाम से लग रहा होगा कि यहाँ पे आपकी बर्फ़ रहती होगी हमेशा, क्योंकि आइस है इसके आगे, पर यहाँ जस्ट उल्टा है, यहाँ पे आपकी घास होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है आपके, ग्रीनलैंड और आइसलैंड। ग्रीनलैंड में आपकी बर्फ़ मिलेगी और आइसलैंड में आपको घास मिलेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड बर्फ़ वाला द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड में आपकी बर्फ़ होती है, इसलिए हमें बर्फ़ वाला द्वीप हो जाएगा ये, और ग्रीनलैंड आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अगला दिया हुआ 339, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, संविधान सभा ने इन्हें राष्ट्रपति बनाया था, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति, और ये लगातार 1952 से 1962 तक 10 साल तक 10 वर्षों तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं आपका। उसके बाद अभी तक भारत का ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना हो या उसका कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा हो। पहले ऐसे और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद जी, जिनका कार्यकाल आपका 10 साल है और लगातार 2 बार आपके भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद आज तक कोई भी पर्सन आपका भारत का राष्ट्रपति लगातार 2 बार नहीं बना है, तो ये ध्यान रखना। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 340, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की खेती आपकी काली मिट्टी में की जाती है, और ये जो काली मिट्टी होती है आपकी, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 4 जिलों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और यहीं पे आपकी कपास की खेती ज़्यादातर होती है। इसीलिए आपका पता होगा कि महाराष्ट्र में कपड़े की मिल है। कपड़े की मिल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कपास ज़्यादा होती है, कपास से आपका धागा बनता है और धागे से कपड़े बनते हैं। तो ये कपास जो है आपका कपड़ों के लिए काम आती है, तो कपड़ों की फैक्ट्री आपकी महाराष्ट्र में सबसे पहले स्थापित की गई थी। सूती वस्त्र उद्योग की फैक्ट्री महाराष्ट्र में है, तो ये ध्यान रखना। इसी वजह से आपकी महाराष्ट्र में है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है और कपास की खेती ज़्यादा होती है, और कपास की खेती ज़्यादा होती है तो आपके कपड़े ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 341, कौन सा विदेशी आक्रमण कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह जो था इसने भारत पर आक्रमण किया था, और कोहिनूर हीरे को और मयूर सिंहासन दोनों को लूट के कहाँ ले गया था? वो अपने साथ विदेश ले गया था। ठीक है, विदेश ले गया था। ये बाहरी आक्रमणकारी था नादिर शाह, ईरान से आया था, ये ईरान का आक्रमणकारी था। इसने मुग़ल बादशाह था उस टाइम पे कोई, उस पर आक्रमण किया और उससे कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों छीन के वापस ईरान लेके गया है। ठीक है, तो आपका नादिर शाह ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और आपको पता है कि भारत का जो नेपोलियन है उससे किसको बोलते हैं? वो समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, पर नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन आपका नादिर शाह को
कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हो जाएगा और ईरान का नेपोलियन किसे बोलते हैं? नादिर शाह को। और नादिर शाह ही वो पर्सन था जिसने आपके मुग़ल बादशाह पर आक्रमण किया था और कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों को लूट के अपने साथ ईरान ले गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आगे भी इसके चांस फुल है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 342, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये आप मान लो आपका पूरा भारत फैला हुआ है, तो इस भारत में जो राजस्थान क्षेत्र है, इस राजस्थान के इस लाइन में आपका ये अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र और कुछ भाग इसका एमपी में भी आता है। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला आपके 4 राज्यों में फैली हुई है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये आपकी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा भाग आपका राजस्थान में कवर होता है, तो राजस्थान में ध्यान रखना अरावली पर्वत श्रृंखला आपकी फैली हुई है। और यहाँ से समुद्र से जो पानी उठता है, इस पानी को भी ये यहाँ पर रोक लेती है। जब तक पानी आपका इस पर्वत श्रृंखला से ऊपर नहीं चला जाता तब तक आपका पानी इस साइड नहीं आ सकता। यहाँ का जो पानी आपका इकट्ठा हुआ है वो इधर आएगा, तो वो इस पर्वत श्रृंखला से आपकी बारिश यहीं पे ज़्यादा हो जाएगी। और जब तक आपके वो बादल इस पर्वत श्रृंखला से ऊपर नहीं उठ जाते तब तक ये बादल इस पहाड़ को कवर नहीं कर पाएंगे, इस पहाड़ को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जब तक ये इसके ऊपर तक पहुँच जाएंगे उसके बाद ये क्रॉस करेंगे, उसके बाद आप इधर ये एमपी और आपके राजस्थान का ये वाला साइड, इस साइड वाले एरिया में पानी उसके बाद ही आता है, जब आपकी ये जो बादल है आपके इस पर्वत श्रृंखला को पार करते हैं। ठीक है, तो इस साइड से जो मानसून आता है आपका वो लेट आता है और इस साइड वाला मानसून आपका जल्दी आ जाता है। तो यही कारण है इसका, इस पर्वत श्रृंखला की वजह से आपका मानसून लेट आता है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 343, धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पानी है? तो 71% आपका पानी है धरती के तल का, यानी कि पूरी पृथ्वी आप मान लो, इस पूरी पृथ्वी में जितने महाद्वीप है ये आपका ओनली 29% है और बाकी 71% जो है आपका ये पूरा पानी ही पानी है आपकी पूरी पृथ्वी पर। 4 महासागर है आपके टोटल, इन चारों महासागर में 71% पानी आपका पाया जाता है और पूरी धरती पे ओनली 29% जगह ही है आपकी जो रहने लायक है। बाकी पूरे महाद्वीप में आपके पूरे वर्ल्ड में 71% जगह पे पानी ही पानी फैला हुआ है। ठीक है, अगला दिया हुआ 344, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत जो है टोटल 5 या 6 देशों के साथ सीमा बनाता है, उसमें आपका जो बांग्लादेश है इसके साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा को ये साझा करता है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं आपके? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार। इधर नीचे आपका श्रीलंका भी है। ठीक है, तो कितना हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 देश है आपके जो भारत का सीमा बनाते हैं। कौन कौन है? पाकिस्तान, थोड़ा सा आपका 60 किलोमीटर का जो एरिया है वो अफ़गानिस्तान भी टच करता है आपका। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान को भी हम अपने में काउंट करते हैं। तो आपका भारत के साथ लगे हुए देश कौन कौन से हैं? अपन इस साइड से चलते हैं, पश्चिम साइड से, तो आपका पाकिस्तान सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान, फिर आपका नेपाल, भूटान और उसके ऊपर चीन, बांग्लादेश, इधर म्यांमार और नीचे की साइड देखें तो श्रीलंका। तो ये आपके सारे देश आपके भारत की सीमा से लगे हुए। टोटल 8 देश है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। इसमें हम बात करें बांग्लादेश की, तो जो बांग्लादेश की सीमा है वो भारत के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, लगभग 4000 किलोमीटर से भी ऊपर है आपका बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ जो साझा करती है। ठीक है, तो आपका बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबी सीमा करने वाला देश हो जाएगा भारत के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 345 दिया हुआ है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जो बृहस्पति है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका। ठीक है, कौन से नंबर का है ये ग्रह? ये ग्रह है आपके 5वें नंबर का। सबसे पहले आपका आएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो आपका टोटल 8 ग्रह है, इसमें से आपका मंगल 4थे नंबर पे और बृहस्पति 5वें नंबर पे है। ठीक है, मंगल 4थे पे आएगा, बृहस्पति 5वें पे आएगा, पृथ्वी 3रे पे आएगी। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह होते हैं आपके, इन्हें हम बोलते हैं इनर प्लेनेट।
यानी कि आंतरिक ग्रह कहलाते हैं आपके। और ये जो बाद के 4 होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों आपके बाह्य ग्रह कहलाते हैं, यानी कि इन्हें आउटर प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। और ये चारों आपके बृहस्पति इसमें सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा ग्रह होता है आपका बृहस्पति। और बात करें शनि की, बृहस्पति के बाद शनि आता है आपका। तो इस शनि के वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ग्रह के अपने अपने उपग्रह होते हैं, पृथ्वी का अपना उपग्रह है चंद्रमा, मंगल का अपने 2 उपग्रह है फोबोस और डिबोस। इसी तरह से आप शनि की बात करते हो तो शनि के आपके लगभग 100 के आसपास उपग्रह है, जो कि सबसे ज़्यादा उपग्रह है किसी ग्रह के। बृहस्पति के भी उपग्रह है आपके 62 के आसपास इसके उपग्रह है। और शनि की बात करें तो इसके 85 या फिर 100 के आसपास इसके उपग्रह अभी वर्तमान में और खोजे जा चुके हैं। तो ये लगभग 100 के आसपास पहुंच चुका है। तो शनि ग्रह जो है इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह अभी तक खोजे गए हैं। तो शनि का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि है और सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 4 बाद वाले ग्रह है आपके, ये होते हैं आपके आउटर प्लेनेट यानी कि बाह्य ग्रह। और जो 4 आगे वाले स्टार्टिंग वाले ग्रह होते हैं ये बोलते हैं हमें इनर प्लेनेट यानी कि आंतरिक ग्रह, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 4 आपके आंतरिक हो जाएंगे और बाद वाले जो 4 ग्रह है ये आपके बाह्य ग्रह हो जाएंगे। शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो जाएंगे, बृहस्पति सबसे बड़ा हो जाएगा। और बात करें बुध की, तो बुध आपका सबसे गर्म ग्रह होता है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं, सॉरी शुक्र होता है। सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा है। मतलब ये शुक्र है आपका सबसे गर्म ग्रह होता है। और इस शुक्र ग्रह को हम 2 और अन्य नाम से जानते हैं, आपका सांझ का तारा और भोर का तारा। इसे ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो शुक्र ग्रह है इसे हम पृथ्वी से अपनी नंगी आँखों के द्वारा देख सकते हैं। शाम को और सुबह सुबह जब सूर्य अस्त होता है उस टाइम पे और जब सूर्य उदय होता है उस टाइम पे इस ग्रह को हम आसानी से पृथ्वी से देख सकते हैं। इसीलिए इसे सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से ये आसानी से दिख जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपका, ये जो शुक्र ग्रह है इसे आपका भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है आपका। जबकि आपको बुध को होना चाहिए क्योंकि बुध आपका सूर्य के सबसे पास में है, पर बुध नहीं होता। आपका शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होता है क्योंकि यहाँ पे आपकी CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 346 दिया हुआ है आपको, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो कोसी नदी है इसे हम बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। जो कोसी नदी है आपका, ये आपकी जब मानसून आता है तो कोसी नदी का बहाव इतना तेज़ होता है कि ये बिहार में आपका बाढ़ ले आती है। इसलिए इस कोसी नदी को बिहार के लिए बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि हर साल इस कोसी नदी की वजह से बाढ़ आती है आपकी बिहार में। तो ये जो कोसी नदी है आपकी बिहार का शोक कहलाती है, ध्यान रखना इसे। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 347, गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें गंध युक्त पदार्थ कौन सा मिलाया जाता है? तो जो इथाइल मरकेप्टन होता है इसको हम गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें गंध के उपयोग के लिए मिला देते हैं इथाइल मरकेप्टन को। जैसे कि आपके घर में LPG गैस होता है तो LPG गैस में जो गैस भरी होती है आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन, अगर ये गैस आपकी लीक होती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गैस लीक हो रही है, क्योंकि ब्यूटेन और प्रोपेन की कोई गंध नहीं होती है अपनी। ये गंधहीन गैसें होती है दोनों, इनकी कोई गंध नहीं होती, तो आप पता भी नहीं लगा सकते कि आपके घर में गैस लीक हो रही है। तो आपको इस दुर्गंध का पता लगाने के लिए आपकी जो LPG गैस है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, इसमें आपका इथाइल मरकेप्टन कुछ मात्रा में मिला दिया जाता है, ताकि इससे क्या होगा, अगर गैस लीक होती है तो आपको गैस की बदबू या फिर स्मेल आ जाती है, तो इससे आप सतर्क हो जाओ, आपको कोई नुकसान ना हो। इसी वजह से आपका इथाइल मरकेप्टन इसमें थोड़ी सी मात्रा में मिलाया जाता है ताकि आपको दुर्गंध आ जाए और LPG गैस की लीकेज का पता चल जाए, ठीक है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 349, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस आपके वायुमंडल में सबसे अधिक है 78%, ठीक है। 78% गैस आपकी नाइट्रोजन है, 21% आपकी ऑक्सीजन है और 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। और उसके अलावा अन्य गैसें 0.001 की मात्रा में ओजोन हो जाएगी आपकी, और बाकी जो गैसें बची है सारी आपकी इस 0.0001 के अंदर आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है 78%, सब ध्यान रखना है आपको। उसके बाद दूसरी आती है आपकी ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन रहेगी आपकी 21% और उसके बाद आपकी आएगी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी रहेगी 0.03% और उसके बाद आपकी अन्य गैसें आर्गन, ओजोन और जो भी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सारी गैसें आपकी इसमें आ जाएगी आपकी। तो आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जो गैसें है वो नाइट्रोजन गैस आपकी पाई जाती है। आपने देखा होगा कि मार्केट में जो चिप्स वगैरह आते हैं आपके, उसमें जो आपकी वो जो पैकेट होता है वो फूला हुआ होता है। वो फूला हुआ क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब नाइट्रोजन गैस का ही क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है ये खाद्य पदार्थों को ख़राब होने से बचा देती है, इसलिए आपका उन पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है और ये नाइट्रोजन गैस की वजह से वो पैकेट जो है काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं। तो वो चिप्स आपके काफ़ी टाइम तक ख़राब ना हो, इसीलिए उन पैकेट्स में आपका नाइट्रोजन गैस को फिल करके आपको मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है, ताकि लंबे समय तक वो खराब ना हो। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 349, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है आपका, ठीक है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये आपका ओडिशा राज्य में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर में इस मंदिर को शामिल किया गया है, ठीक है। यूनेस्को हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है, उसमें उसने बहुत से पूरे वर्ल्ड के कुछ फेमस जो जगह है उनको अपने यूनेस्को ने अपने इसमें शामिल किया हुआ है। तो जो आपका भारत का कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को की हेरिटेज सिटी में शामिल है आपका, ठीक है। यूनेस्को ने अपनी बुक में इसे नाम दिया हुआ है, भारत का मंदिर है ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 351 दिया हुआ है आपको, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान देश जो था ये 1971 में बांग्लादेश से अलग हुआ था। बांग्लादेश आपका जो भारत है, ये मान लो भारत है, यहाँ पे आपका पाकिस्तान है और यहाँ आपका बांग्लादेश है। तो वर्ष 1971 में क्या हुआ था कि जो बांग्लादेश था ये पाकिस्तान से पूरी तरह से अलग हो गया था। पाकिस्तान क्या चाहता था कि यहाँ से हम एक गलियारे का यूज़ करें, जो शेरशाह ने रोड बनाया था वो ग्रैंड ट्रंक रोड, इससे हम नेशनल हाईवे फर्स्ट और सेकंड दोनों आते हैं इसमें। तो इस रोड का यूज़ करके वो क्या चाहता था कि हम पाकिस्तान भी अपने साथ रखें और बांग्लादेश को भी अपने कब्ज़े में रखें, यानी कि दोनों राज्य आपके वो पाकिस्तान चाहता था। और यहाँ पे गलियारे का यूज़ करना चाहता था। तो गलियारा कौन सा था? आपका नेशनल हाईवे फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के जो ग्रैंड ट्रंक रोड होता है आपका, ये बोलते हैं इसे। ये इसका यूज़ करके वो चाहता था कि हम यहाँ से बांग्लादेश में भी जा सके, बांग्लादेश के पर्सन यहाँ भी आ सके। पर बाद में क्या हुआ, इनके बीच में कुछ विवाद हो गया। तो बांग्लादेश अब खुद को स्वतंत्र करना चाहता था, तो बांग्लादेश ने खुद को स्वतंत्र कर लिया और खुद का अलग राज्य बना लिया। और ये कब बना? ये आपका 1971 में बना। खुद का अलग देश बन चुका था बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गया था। तो 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो है आपका आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला आपका बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारे भारत का राष्ट्रीय गान जिसने लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, उन्होंने ही आपके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों आपकी बातें ध्यान रखना। आप हमारे भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन हो जाएगा और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो आमार सोनार बांग्ला हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और 1971 में आपका बांग्लादेश एक नया देश बना था पाकिस्तान से अलग होकर, ठीक है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 352, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस में आपका ये क्वेश्चन आता है हमेशा, तो ध्यान रखना। www यानी कि www का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 353, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट, यानी कि 1 KB में पूछा आपसे 1 KB में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होगी। अब KB से बड़ी बात करें तो KB से बड़ा होता है आपका MB। तो 1 MB की बात करें तो 1 MB में कितनी KB होगी? तो 1024 KB होती है आपकी 1 MB में, ठीक है। ये नोट कर लेना, 1 KB में आपका 1024 बाइट होती है, 1 MB में 1024 KB होती है। अब MB से बड़ी बात करें तो MB के बाद आता है आपका GB, यानी कि 1 GB में आपका 1024 MB होगी, ठीक है। 1 GB में कितना होगा? 1024 MB। अब GB से ज़्यादा बड़ी बात करें तो GB के बाद आता है आपका TB। तो 1 TB में कितने GB होती है? 1 TB में 1024
GB होता है। इस तरह से चलता है आपका। सबसे छोटा होता है KB, KB में आपका 1024 बाइट होती है, ठीक है, 1024 बाइट होती है आपकी KB में। और बाइट की बात करें कि अगर एक बाइट में पूछा जाए तो एक बाइट में कितनी बीट होती है, तो 8 बीट होती है आपकी। ये आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। एक बाइट में आपका 8 बीट होती है, एक KB में 1024 बाइट होती है, एक MB में 1024 KB होती है, एक GB में 1024 MB होती है, एक TB में आपका 1024 GB होती है। अब GB से भी आगे आपकी और यूनिट आती है, तो GB के बाद आता है आपका PB। तो एक PB में आपका 1024 GB होता है। PB के बाद भी और बड़ी यूनिट आती है आपकी KB, MB, GB, TB, PB, ZB, HB, ऐसा कुछ आता है। 2 यूनिट और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर आपकी टोटल लास्ट जो होती है वो ZB होती है, ज़ोटाबाइट बोलते हैं इसे। सबसे लास्ट यूनिट जो होती है ये आपकी ज़ोटाबाइट होती है। इसके जस्ट पहले वाली जो भी यूनिट आएगी उसका 1024 गुना कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगी। यानी कि ज़ोटाबाइट जो है वो आपका सबसे बड़ी यूनिट होती है आपकी ज़ोटाबाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, एक बाइट में 8 बीट होगी और एक KB में आपका 1024 बाइट हो जाएगी, एक MB में 1024 KB, एक GB में 1024 MB, एक TB में 1024 GB और एक PB में 1024 GB हो जाएगी आपकी, ठीक है। और सबसे बड़ी यूनिट होती है आपकी ZB, ZB हम बोलते हैं ज़ोटाबाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 354। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 में आपका लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन किया था और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि उन्होंने तिरंगा फहराया था पहली बार। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार तिरंगा फहराया था और ये डिसीजन लिया था कि आपका 26 जनवरी को ही हम हमारा भारत का गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो आपको पता होगा कि जो भारत आपका स्वतंत्र हुआ था, भारत का जो संविधान लागू हुआ था, वो संविधान बनकर आपका कब कंप्लीट हो गया था? दिसंबर 1949 में। दिसंबर 1949 में आपका भारत का संविधान बनकर कंप्लीट हो गया था। पर उसे लागू कब किया गया? लागू किया गया आपका 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था आपका, जिसकी अध्यक्षता आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, वहाँ पे आपका ये डिसीजन लिया गया था कि हम हर साल 26 जब भी आपका भारत का संविधान लागू होगा तो जो गणतंत्र दिवस है आपका भारत का, वो हम 26 जनवरी को ही मनाएंगे। तो इन्होंने दिसंबर 1949 में भारत का संविधान बनने के बाद 26 जनवरी तक का वेट किया और 26 जनवरी को भारत को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया, ठीक है। तो 26 जनवरी तक आपका वेट किया इन्होंने। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी आपकी जो डेट है ये 1929 में ही डिसाइड हो गई थी कि इसी दिन आपका भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो 26 जनवरी ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन किया था, उसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वहाँ पे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगा को फहराया था, ठीक है। पहली बार तिरंगा को फहराया था आपका 1929 में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 355 दिया हुआ है आपको। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त जो था ये भगत सिंह के साथ था जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। इस बम को फेंकने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, पर भगत सिंह को और बटुकेश्वर दत्त दोनों को पकड़ लिया था और उनके ऊपर कुछ केस मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, इससे किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ था बम फेंकने से। पर आपके भगत सिंह के साथ में कौन था उस टाइम पे? बटुकेश्वर दत्त था। तो ध्यान रखना इसे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 356 दिया हुआ है आपका। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में सबसे पहले मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग की थी, ठीक है। ध्यान रखना, मुस्लिम लीग ने भारत से अलग देश बनाने की मांग कब की थी? 1940 में। भारत से अलग विभाजित होने के बाद आपकी मुस्लिम लीग ने 1940 में कर दी थी और धीरे धीरे 1947 तक ये आपका अच्छा खासा मन में बन गया था उनके कि हमें अलग राज्य बनाना है, हमें अलग देश में रहना है। तो तब जाके आपका पाकिस्तान एक अलग देश
बनाया गया था। ठीक है, एंड तो भारत और पाकिस्तान दोनों पहले एक ही थे, पर 1947 में आपका ज़्यादा ही हो गया था मुस्लिम लीग का, तो उन्होंने 1947 में भारत और पाकिस्तान दो देशों में आपका बढ़ गया था भारत। ठीक है, तो यानी पहले आपका भारत बहुत बड़ा था, पर क्या हुआ 1947 में मुस्लिम लीग ने आपकी अलग विभाजन की मांग की, तो भारत ने पाकिस्तान एक अलग देश को बना दिया। और ये कब हुआ था? 1940 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी, मुस्लिम लीग ने भारत की विभाजन की मांग की थी। ठीक है, ध्यान रखना। 357 दिया हुआ है आपको, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट जी जो थे, इन्होंने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉमनवेल्थ पत्रिका है आपकी, इसका प्रकाशन आपका एनी बेसेंट जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 358 दिया हुआ है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन जो है, इन्हें, ये आपके एकमात्र भारतीय है, इन्हें आपका अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और शायद इन्हें 1999 में या फिर 8 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, कंफर्म मुझे पता नहीं है, देख लेना आप एक बार गूगल सर्च करके। तो आपका जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वो अमर्त्य सेन जी को मिला है। भारत के एकमात्र पर्सन है जिन्हें आपका इकोनॉमी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये आपका कब मिला है ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, कब मिला था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 359, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून जो बनाया गया था, ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से बनाया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और एक और कोई अंग्रेज अधिकारी था, उन दोनों की सहायता से दोनों ने इस पे आपका जोर दिया था, विधवा पुनर्विवाह कानून पर। ठीक है, पहले क्या होता था कि अगर किसी लेडी का आपका हस्बैंड मर गया है तो उस लेडी को भी पर्सन के साथ में ही जिंदा जला दिया जाता था। पर बाद में क्या हुआ, आपका विधवा पुनर्विवाह कानून स्टार्ट किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आपके अंग्रेजी अफसर के साथ मिलके, दोनों ने इसमें आपका पूरा सपोर्ट किया था कि विधवा पुनर्विवाह कानून स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि कोई लेडी आपकी विधवा हो गई है तो उसकी पुनः शादी करवाई जाएगी। ये आपका भारतीय लोगों ने कुछ बनाया हुआ था पहले, तो वो हटाने के लिए, वो कुरीतियाँ हटाने के लिए आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आपका अंग्रेजी अफसर के साथ मिलकर ये विधवा पुनर्विवाह कानून को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। और हमारे इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 360, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में, यानी कि जो लॉर्ड कैनिंग था इसने नवंबर 1858 में एक दरबार आयोजित हुआ था, भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। तो ये आपका इलाहाबाद में जो दरबार आयोजित हुआ था वहाँ पे घोषणा की थी आपकी। तो ध्यान रखना 1858 की बात है ये, इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित किया गया था। तो 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी, यानी कि भारत में आपका शासन कौन करेगा? क्राउन कौन होता है आपका? इंग्लैंड की महारानी को क्राउन बोलते थे। तो भारत का जो शासन होगा वो सीधे आपका इंग्लैंड की महारानी करेगी आपका। और ये घोषणा आपकी लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और गाइस आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।